तो दोस्तों हम शुरू करते हैं 141 क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, यानी कि विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कौन सा कैलिपर है जो फाइन एडजस्टमेंट, मतलब जब हम डायमेंशन कोई चीज़ को मापते हैं, कोई जॉब को मापेंगे, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर हमें फाइन कुछ करना है तो उसके लिए हमें किस कैलिपर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला है इनसाइड कैलिपर, दूसरा है ऑड लेग कैलिपर, तीसरा है आउटसाइड कैलिपर, चौथा है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। दोस्तों इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें जो पार्ट इसके जो दोनों लेग होते हैं ना, उनको खोलने के लिए इसमें स्प्रिंग जॉइंट का उपयोग किया जाता है, जिससे हम थोड़ा बहुत इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो डी वाला उत्तर है वो एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 141 वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर है उसमें ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन तक चेंज नहीं है दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो। इसमें है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे पावर सा, दूसरा है काउंटर सा, और तीसरा है सर्कुलर सा, और चौथा है हॉरिजेंटल वेंड सा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पावर सा है वो हैवी ड्यूटी कामों के लिए होता है, या रोड वगैरह काटने के लिए। ये अधिकतर ITI, जितने भी गवर्नमेंट ITI उसमें आपको मिल जाएगा। काउंटर सा, जो काउंटर सा रहता है उसका यूज़ हम दोस्तों किसी भी जॉब को विभिन्न प्रोफाइल में काटने के लिए, कई तरह की आकृति में काटने के लिए काउंटर सा का यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पे हमें बड़े क्रॉस सेक्शन की बात आ जाए दोस्तों, तो बड़े क्रॉस सेक्शन की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कुलर सा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यही इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए, दूसरा है मेक फॉर रेजिडिटी, तीसरा है मेंटेन द एक्यूरेसी, चौथा है प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। वैसे दोस्तों इसमें ना ये जो ए और डी दोनों ही आंसर ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ए वाला है, स्वयं लुब्रिकेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस गेज का नाम बताइए। बहुत सिंपल है इस गेज का नाम, इसको आप चित्र को देख लीजिए दोस्तों। तो बेवल गेज, एंगल गेज, सरफेस गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो पहले नंबर वाला ही है, ये आपका बेवल गेज है। चित्र वाले क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो आपकी जो रोटरी फाइल है उसका डाई और मोल्ड के निर्माण में उपयोग किया जाता है, रोटरी फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है। मतलब जो फाइल है उसमें जो धातु के कण फंस जाते हैं दोस्तों, उनको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उनको हटाने के लिए हमें कॉपर स्ट्रिप का उपयोग करना चाहिए, यही इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस बाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे कार्य की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो अपनी टूल मेकर वाइस होती है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों पकड़ने के लिए। तो यही इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। इनको आपको पूरी तरीके से याद करके रखना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकतर एग्ज़ाम में यहीं से, क्योंकि जो एग्ज़ाम बनाने वाले रहते हैं उनको रेडी क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये जो भारत स्किल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो रेडी हैं। निम्मी के जितने भी असाइनमेंट थे पिछला, तो वहाँ से कन्वर्ट करके यहीं पे इनको डाल रखा है दोस्तों इन्होंने। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश ITI का जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उसमें आया था, आपको अगर ध्यान हो तो। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है HSS ब्लेड, यानी कि हाई स्पीड ब्लेड, दूसरा है ऑल हार्ड ब्लेड, तीसरा है यहाँ पे फ्लेक्सिबल ब्लेड, चौथा है डायमंड ब्लेड।
तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं मतलब कवर्ड लाइंस का मतलब समझते हो, गोल गोल घुमा के किसी भी मतलब रूप में उनको काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो फ्लेक्सिबल ब्लेड है उसका उपयोग हम कवर्ड लाइंस में काटने के लिए करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, किस प्रकार की छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है। फ्लैट छेनी का प्रयोग सपाट जगहों को चीजलिंग करने के लिए, दूसरा है इसमें क्रॉस कट चीजल, तीसरा है पंचिंग छेनी और डायमंड पॉइंट छेनी। दोस्तों यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको सभी जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। दोस्तों ये जो क्रॉस कट चीजल है इसका प्रयोग की वेज काटने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये इसका तो करेक्ट आंसर है। दूसरा जो पंचिंग चीजल है तो इसका जो दोस्तों इसको वेब चीजल भी बोलते हैं। तो जब ड्रिलिंग करने के बाद ड्रिल हॉल की जो धातु है उसको हटाने के लिए ये पंचिंग चीजल का उपयोग किया जाता है। चौथा है इसमें डी, ये डायमंड पॉइंट चीजल। दोस्तों जो कॉर्नर से जो धातु हटाने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसका उत्तर पिन है। इसके बाद छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब जो कटिंग एज है उस पर क्राउनिंग क्यों दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है छेनी की धार पर क्राउनिंग का क्या उद्देश्य है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे फिसलन को रोकें, दूसरा यहाँ पे कोनों की खुदाई को रोकें, और जो तीसरा है दोस्तों यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दें। चौथा है इसमें कटिंग एज को कार में घुसने दें। तो दोस्तों यहाँ पे जो बी वाला उत्तर है वो एकदम सही है, कोनों की खुदाई को रोकें। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं 152 पे, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे रोकें। तो यहाँ पे 152 है दोस्तों। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने के लिए कैसे रोकें। पहला है लिप कोण को घटाकर, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है रैक कोण को बढ़ाकर, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। तीसरा यहाँ पे क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, ये इसका एकदम करेक्ट उत्तर है, क्योंकि अगर क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो टूल और जो वर्क सरफेस है उसके बीच काफ़ी गैप रहेगा तो टूल रगड़ नहीं खाएगा। तो यही इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 153 की, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शोक या इम्पैक्ट को सहन कर सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे टेनासिटी, दूसरा है हार्डनेस, तीसरा है भंगुरता, चौथा है टफनेस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे क्या बोल रहे हैं, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शोक या इम्पैक्ट को सहन कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो डी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, क्योंकि टफनेस ही एक ऐसा गुण है जो शोक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। इसके बाद 154 है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो दोस्तों कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है, तो मेजरिंग फेस में वैसे स्पेंडल भी आता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसका एनविल करेक्ट उत्तर रहेगा आपका। इसके बाद दोस्तों इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है, इस माइक्रोमीटर का नाम आपको बताना है कमेंट में। आपको अच्छे से इसको देख लीजिए दोस्तों, माइक्रोमीटर का नाम क्या है। इसमें जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है देखो दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर, दूसरा है इनसाइड माइक्रोमीटर, और तीसरा है वर्नियर माइक्रोमीटर, चौथा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। दोस्तों बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आर्वर द्वारा, दूसरा है सॉकेट द्वारा, तीसरा है स्लीव द्वारा, चौथा है विशेष क्लैंपों के द्वारा। तो दोस्तों पहला वाला जो उत्तर है आर्वर, वो एकदम करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद 157 है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। वह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसमें स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जाता है दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला पिलर ड्रिलिंग मशीन,
दूसरा है गैंग ड्रिलिंग मशीन, तीसरा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, चौथा है सेंसिटिव बैच ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे ये जो सी वाला उत्तर है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, आपने कहीं अगर देखा हो तो इसमें एक बड़ा इसका वो रहता है, भुजा रहती है, इसको रेडियल भुजा भी बोलते हैं, यही इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कौन सी थ्रेड होती है जिसका रूट और क्रेस्ट, मतलब जो रूट होता है और जो क्रेस्ट होता है ऊपर और नीचे का राउंड शेप में रहता है। तो दोस्तों जो BSW जो थ्रेड होती है हमारी, उसका रूट एंड क्रेस्ट राउंड रहते हैं, यही इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों 159 है, इस टैप का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको इसका उत्तर बताना है। इस टैप रेंच का नाम, ये बहुत सिंपल है, जो चित्र वाले हैं वो सब आपको देख के बताने हैं दोस्तों। इसका नाम क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन बॉक्स टाइप है, दूसरा सॉलिड टाइप है, तीसरा टी हैंडल टैप रेंच है, चौथा है आपको एडजस्टेबल टैप रेंच। तो इसका दोस्तों आपको बताना है, चित्र एक बार देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें टैप ड्रिल साइज मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, दूसरा है मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ, तीसरा है मेजर डाया 2 प्लस डेप्थ, और चौथा है मेजर डाया प्लस 2 प्लस गहराई। तो दोस्तों इसका जो पहला वाला उत्तर है वो एकदम करेक्ट है, टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, क्योंकि इसका हम जब डाया जो टैप ड्रिल साइज की गणना करते हैं तो मेजर डाया जो बड़ा व्यास रहता है वो, और जो इसकी गहराई होती है थ्रेड की, उससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके मेजर डाया में से घटा देते हैं, तो हमारा टैप ड्रिल साइज निकल आता है दोस्तों। अब है 161, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे इसका बहुत तेज़ फीड दर, बहुत धीमी गति से फीड दर, अधिक काटने की गति, बहुत धीमी स्पिंडल। दोस्तों इसका जो बी वाला उत्तर है वो एकदम सही है, बहुत धीमी गति से फीड दर। अब दोस्तों 163 क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचन करने के लिए किया जाता है? दोस्तों अभी MPTO में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आया था कि कॉम्बिनेशन हेड का कॉम्बिनेशन जो वो रहता है सेट का कौन सा भाग का उपयोग 1 डिग्री की परिशुद्धता में कोण को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है रूल, स्टील रूल जो होता है, दूसरा सेंटर हेड है, तीसरा स्क्वायर हेड है, चौथा है यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड। तो दोस्तों जो स्टील रूल जो रहता है इस पे डायमेंशन अंकित रहती है, इसी के माध्यम से हम कोई भी जॉब को माप सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है सेंटर हेड, दोस्तों जो सेंटर हेड है, सेंटर हेड का जो उपयोग है ये राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको सेंटर हेड हम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्क्वायर हेड है, जो आपका स्क्वायर हेड है दोस्तों, इसका क्या होता है, इसका जो यूज़ है वो 90 और 45 डिग्री के कोण को मापने और मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 90 डिग्री एंड 45 डिग्री के कोण को मापने और मार्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर जो हेड होता है अपना, चौथा जो अपना प्रोटेक्टर जो हेड होता है दोस्तों, इसका यूज़ क्या करते हैं, इस पे 1 डिग्री से 180 डिग्री तक इस पे डायमेंशन होती है, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक का आप कोण इससे माप सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, जितने भी प्रोटेक्टर होते हैं, मतलब चांदा होते हैं या फिर बेवल प्रोटेक्टर होते हैं, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इन सभी का जो एक लिस्ट काउंट कहें हम या फिर न्यूनतम माप कहें तो दोस्तों वो 1 डिग्री होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखना, कभी भी आ जाता है प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या है,
इसकी जो प्रोटेक्टर हेड की जो एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री होती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे समतलता प्रदान करने के लिए, दूसरा है विकृति को रोकने के लिए, तीसरा है चौकोरपन प्रदान करने के लिए, चौथा है मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो जो एंगल प्लेट में जो रिब्स दिए जाते हैं ना दोस्तों, वो यहाँ पे वैसे दोस्तों इनके 2 काम होते हैं। एक तो अगर क्लैंप से अगर जॉब को पकड़ना है तो वो भी इनका काम होता है। दूसरा इसका जो आंसर है आपका बी वाला है, प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, मतलब विकृति को रोकने के लिए। विकृति का मतलब आप समझ रहे हो इसमें कि जब एंगल प्लेट रखी रहती है कई सालों तक तो उसमें कुछ टेढ़ापन ना आ जाए, उसकी एक्यूरेसी प्रॉपर। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला उत्तर एकदम करेक्ट है, विकृति को रोकने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस ब्लॉक का नाम बताइए। इस ब्लॉक का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो इसमें डबल वी ग्रुप है, ये नीचे भी है और एक वी ग्रुप ये भी है। यहाँ पे आप आ जाओ, एक तरह से एक वी ये है, दूसरा वी आपका ये है। और लेवल की बात करें हम तो इसको दोस्तों हम लेवल बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला लेवल है तो इसमें डबल वी है और सिंगल लेवल है। यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप ये नहीं हो सकता दोस्तों, सिंगल लेवल डबल ग्रुप ये भी नहीं हो सकता, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप ये नहीं है दोस्तों, ये इसमें हम गलत हो गए। यहाँ पे आपका ये सिंगल लेवल डबल ग्रुप ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे जो बी वाला है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे सिंगल लेवल डबल ग्रुप है ये, तो यही इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों हम स्टील में कार्बन की मतलब कौन सी स्टील में कितना कार्बन होना चाहिए जिससे स्टील को फोर्ज किया जा सके दोस्तों। तो जो अपनी 1.7 तक अगर स्टील में कार्बन की मात्रा है तो दोस्तों हम इसको फोर्ज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा स्टील में अगर कार्बन होगा तो स्टील हार्ड हो जाएगी, हार्ड होने के साथ साथ वो ब्रिटल भी हो जाती है, यानी कि भंगुर हो जाती है। जैसे उसको फोर्ज करेंगे, मतलब उसको पीटेंगे या फिर फोर्जिंग करेंगे तो दोस्तों वो टूट जाएगी। फोर्ज नहीं, मतलब फोर्जिंग नहीं आप कर सकते उसका, वो टुकड़ों में बिखर जाएगी अगर ज़्यादा कार्बन होगा। तो दोस्तों 1.7 तक की जो स्टील होती है उसको हम आसानी से फोर्ज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं MCQ से आने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच।